जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो करंट अफेयर्स का मार्च का ये अपना दूसरा पार्ट है और इस पार्ट से आप कम से कम 3 से 4 सवाल उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका पीसीएस का पेपर हो, चाहे आरओ का पेपर हो, यहाँ तक कि बीपीएससी में भी आपको इस पीडीएफ से, आज के क्लास से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। क्लास स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, वो दे देता हूँ। देखिए, यूपी पीसीएस जो है वो आपको पता है कि 2 शिफ्ट में आयोग कोशिश कर रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ सेंटर उन्हें कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स या लगभग सारे कैंडिडेट्स नहीं चाहते हैं कि 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किस तरीके से अपनाई जाएगी और कौन कौन सी दूसरी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखा जाएगा, वो हमें पहले से नहीं पता है। तो एक शिफ्ट में अगर पेपर होगा तो जिसके जितने नंबर होंगे उसके हिसाब से वो मेरिट लिस्ट बन जाएगी। तो नॉर्मलाइजेशन की वजह से किसी के मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे, इस तरीके की कोई चिंता नहीं होगी। तो इसीलिए आज 11 बजे से आयोग को, माननीय आयोग को जो मेल भेजने का कार्यक्रम चल रहा है, आप लोगों में से जो लोग अभी तक उससे नहीं जुड़े हुए हैं वो जय हो स्टडी के मेन टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्रक्रिया देख लें, या फिर जय हो स्टडी के मतलब मेन चैनल पे जाने पे आपको पता चल जाएगा कि एक दूसरा ग्रुप है जहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं। तो वहाँ पे आपको सारी प्रक्रिया पता चल जाएगी, क्या भेजना है, कहाँ भेजना है। आप वहाँ पे ज़रूर जुड़िएगा, एक मेल कम से कम ज़रूर आप लोग अपनी तरफ से भेजिएगा, ताकि कोशिश एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे स्तर पे कोशिश की जाए कि परीक्षा जो है पीसीएस की वो एक ही पाली में हो और इतने दिनों से जो आप सभी लोग मेहनत कर रहे हैं उसका फल भी आप लोगों को अच्छे से मिले। चलिए अपना वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 16 सवाल हमने देख लिए थे पिछले वाले करंट अफेयर्स जो मार्च का हम लोगों ने देखा था, उसमें 16 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था। आज 17वें सवाल से हम शुरू करेंगे और 38 सवाल तक हम जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको बहुत मतलब काफ़ी क्वेश्चंस को देखने के बाद फिल्टर किया गया है, छांटा गया है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भले ही कम होंगे लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला सवाल आज का ये है कि कौन सा ऐसा शहर है भारत का जहां पर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टेनलेस स्टील सेक्टर में इनॉग्रेट किया गया है 4 मार्च को। मतलब 4 मार्च 2024 को जो स्टेनलेस स्टील क्षेत्र है उसमें भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र यानी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, ये सवाल है। आपके पास 4 ऑप्शन है, हिसार, राउरकेला, चेन्नई और बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिसार। हिसार जो कि हरियाणा में है, वहाँ पर आप देख सकते हैं ये केंद्रीय मंत्री सिंधिया जी हैं, तो ये वहाँ पर उन्होंने इस प्लांट का उद्घाटन किया, हाइड्रोजन प्लांट का। तो इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहीं पर ये बात है कि जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड, ये जो हिसार में है, वहीं पर इसका उद्घाटन किया गया। हरियाणा के जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड में पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इस क्षेत्र में किया गया है उद्घाटन। ठीक है, अगला सवाल है, अभी एक रिपोर्ट आया हुआ था, मार्च के समय में उसे जारी किया गया था। उस रिपोर्ट के हिसाब से भारत दुनिया में मोबाइल फ़ोन का निर्माण करने वाला सबसे अधिक जो मोबाइल फ़ोन्स निर्माण होते हैं उसमें भारत की क्या रैंक है पूरी दुनिया में, आपको ये बताना है। यानी हाल ही में आई हुई रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है कि भारत इसमें पहले नंबर पर आ गया है जो मोबाइल का निर्माण हम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, दूसरे पर, तीसरे पे या फिर चौथे पर। तो देखिए, पहले नंबर पे तो चाइना है, सबसे अधिक मोबाइल फ़ोन्स जो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, सबसे अधिक मोबाइल फ़ोन्स का जो निर्माण करता है देश, वो चाइना है। और दूसरे नंबर पे भारत है, तो भारत दूसरे नंबर पर आ चुका है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि मात्र 3% जो मोबाइल फ़ोन से हमारी कुल ज़रूरत का जो 3% मोबाइल फ़ोन है वही हम केवल आयात करते हैं। 97% तक जो मोबाइल फ़ोन्स हमारे पूरे मोबाइल बनाने का जो डिमांड है, जितनी ज़रूरत पड़ती है अपने देश को मोबाइल की, तो 97% तक हम उत्पादन उसका भारत के अंदर ही कर रहे हैं। 3% तक जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो हम बाहर से अभी भी मंगवा रहे हैं। यहीं पर यह बात कही गई है। अगर आप ध्यान देंगे तो चाइना के बाद भारत दूसरे स्थान पर है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था कि भारत अपनी कुल मोबाइल फ़ोन की मांग का 97%, 97% स्थानीय स्तर पे यानी कि लोकल लेवल पे उत्पादन उसका कर रहा है। अगला सवाल है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े जिसे हम सोम बोलते हैं, उसका नाम सोम रखा गया है, ये महर्षि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में खोला गया है। आपको ये बताना है कि ये किस शहर में स्थित है। यानी भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े सोम किस शहर के महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल में खोला गया है, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, लखनऊ, न्यू दिल्ली, जयपुर और भोपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली के महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल में एक आयुर्वेदिक कैफ़े खोला गया है सोम नाम से, जो कि भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े है।
और ये आप इमेज में भी देख सकते हैं। तो यहीं पर ये बात लिखा हुआ है कि दिल्ली के शालीमार बाग में स्थित महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े खोला गया जिसका नाम सोम है। सोम द आयुर्वेदिक किचन, इस तरीके से नाम है। अगला सवाल है, पहली मगही भाषा में लिखी गई एक नोवेल है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो ऐसा नोवेल, ऐसा मगही भाषा में लिखा गया नोवेल जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और वो पहला इंग्लिश में अनुवादित होने वाला, ट्रांसलेट होने वाला मगही नोवेल है जिसका अनावरण किया गया यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल जो कि डिब्रूगढ़ आसाम में मनाया गया था। आपको इस नाम बताना है इस नोवेल का जो पहला मगही नोवेल ट्रांसलेट हुआ है। देखिए, पहला मगही नोवेल नहीं है, ये वो पहला मगही नोवेल है जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है। यानी पहले अंग्रेजी अनुवादित मगही उपन्यास का शीर्षक क्या है जिसे असम के डिब्रूगढ़ में आयोजित विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में जारी किया गया था। तो अभी तक कोई भी मगही में लिखा गया उपन्यास अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं हुआ है। अंग्रेजी में अनुवादित होने वाला ये पहला मगही उपन्यास है। इसका नाम क्या है? तो आप ये किताब में भी देख सकते हैं, इसका नाम है फूल बहादुर। ठीक है, इसका नाम फूल बहादुर है। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। और अंग्रेजी में फूल बहादुर जो ये उपन्यास है, इसका अनुवाद किसने किया अंग्रेजी में? तो इसका अनुवाद किया है अभय के ने, और ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, नालंदा जिले के हैं ये। ठीक है, बिहार के नालंदा जिले के हैं। तो ये सवाल बीपीएससी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, बाकी लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बीपीएससी के लिए, जिनको बीपीएससी का एग्जाम देना उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 20। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा एक ही जगह पर स्थित होने वाला सिंगल लोकेशन कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कौन से राज्य में बनाया जा रहा है? यानी विश्व का सबसे बड़ा एकल स्थान यानी एक ही जगह पर स्थित तांबा विनिर्माण संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है, आपको ये बताना है। और इसका राइट आंसर जो है वो गुजरात है। गुजरात के मुंद्रा में इसे बनाया जा रहा है, और मुंद्रा वही जगह है जहाँ पर अडानी समूह का वहाँ पर पोर्ट है, बंदरगाह है, और भारत का पहला प्राइवेट बंदरगाह भी मुंद्रा में है। वही मुंद्रा पोर्ट है जो कि अडानी समूह के अंतर्गत आता है। अडानी समूह का वहाँ पर कंपनी है, अडानी समूह के अंतर्गत ही वो पोर्ट आता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र मुंद्रा गुजरात में बनाया जा रहा है, और इसका स्वामित्व जो है, इसका जो ओनरशिप है वो अडानी समूह के पास में है। यह प्लांट अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड की सहायक कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड द्वारा संचालित है। तो जो कच्छ कॉपर लिमिटेड एक कंपनी है, वो इन्हीं की सब्सिडरी, इन्हीं की एक सहायक कंपनी है, इन्हीं की कंपनी का एक हिस्सा है अडानी एंटरप्राइजेस का, वही इसे यहाँ पर स्थापित कर रहा है, सबसे बड़ा सिंगल लोकेटेड कॉपर प्लांट। इसको ध्यान रखिएगा। भारत का पहला एलएनजी पावर्ड बस किस राज्य के रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने या किस राज्य ने शुरू किया है? भारत की पहली एलएनजी, जिसे हम कहते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तो एलएनजी, भारत की पहली एलएनजी चालित बस किस राज्य के सड़क परिवहन निगम द्वारा लॉन्च की गई है? या फिर सवाल ये भी पूछ सकता है कि कौन से राज्य ने शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, महाराष्ट्र के द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस, जिसे हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी बोलते हैं, इससे चलने वाली बसों का जो चलने वाली बसें हैं उसका संचालन, उसका जो शुरुआत है, उसका अनावरण है, वो किसने किया है? महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा किया गया है। यानी कि महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, कौन सा ऐसा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है अपने देश का जिसने भारत का ही नहीं एशिया का पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किया है? यानी एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है, या उस समय जारी किया था मार्च के महीने में? ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वडोदरा नगर निगम, वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वडोदरा नगर निगम ने अपने 100 करोड़ रुपए के प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के लॉन्च के साथ एक क्षेत्रीय मिसाल कायम की है, जो पूरे भारत और एशिया क्षेत्र की पहली ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड है। तो जो पेरिस समझौता हुआ था उसके तहत जो भी पर्यावरण को देख के, ध्यान में रख के, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो भी किया जा सकता है, कदम उठा सकते हैं, तो उसी के लिए ये ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया था। ग्रीन बॉन्ड का मतलब, देखिए, ग्रीन शब्द जी हाँ पर्यावरण से जुड़ा होता है। तो जैसे मान लीजिए आपको पेड़ वगैरह लगाने हैं, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लाने हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है, इमिशन है, वो कम हो जाए। जैसे आप अधिक से अधिक बसें चला दीजिए और रोक लगा दीजिए कि वहाँ पर वो
प्राइवेट गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, जो सरकारी बसें हमारी हैं, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, बस वही चलेंगी। उसकी वजह से अगर आपको ये देखने में आता है कि साल भर में आपने बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर दिया, तो ये भी एक तरीके से ग्रीन, आप पर्यावरण के लिए ही आपने कदम उठाया है। तो ये सब के लिए, खास काम के लिए, पर्यावरण को ध्यान में रखकर इस तरह के लिए अगर आप बॉन्ड कोई जारी करते हैं तो उसे ग्रीन बॉन्ड की श्रेणी में बताया जाता है, माना जाता है। अगला सवाल है, कौन सा ऐसा राज्य है जिसने भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सरकार के द्वारा स्वामित्व वाला, सरकार गवर्नमेंट ओन्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म जारी किया है, लॉन्च किया है, जिसका नाम है सी स्पेस। यानी भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केरल। और आप इसमें इमेज में भी देख सकते हैं, उनके सीएम का फोटो है यहाँ पर। तो देखिए इसमें ये किया क्या गया है, जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके लिए जो कंटेंट चाहिए होगी, उसके लिए जो विषय सामग्री चाहिए होगी, उसकी जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे ध्यान देना होगा कि उनके कंटेंट किस तरीके से आ रहे हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के सरकार ने अपना एक सी स्पेस ओटीटी शुरू किया है। तो सी स्पेस जो है वो भारत का पहला सरकार समर्थित ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर सामग्री के चयन और वितरण में चुनौतियों का समाधान ये करता है। किस राज्य ने एक पोर्टल शुरू किया है, एक वेबसाइट शुरू किया है, जिसमें आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलेगा? रियल टाइम इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि अभी आपको तुरंत कोई चीज़ जाननी हो और आपको तुरंत वो चीज़ पता चल जाए। तो रियल टाइम इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको ये जानना होगा कि मेरे राज्य में जितने नहर हैं और जितने भी डैम हैं, बंधे हैं, उसमें कितना पानी है, अगर आपको किसी भी समय तुरंत जानना होगा तो वो आप उस वेबसाइट से तुरंत खोल के उसको देख सकते हैं कि आपके इस बंधे में इतना पानी है और आपके इस नहर में इतना पानी है। तो इस तरीके का वेबसाइट और पोर्टल शुरू करने वाला कौन सा राज्य है, आपको यही बताना है। यानी कौन सा राज्य बांधों और नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य है राजस्थान। अच्छा कदम है ये। आप वेबसाइट खोलिए और राजस्थान में इस वेबसाइट से आपको ये पता चल जाएगा कि वहाँ जितने भी बंधे हैं राजस्थान में, उनमें कितना पानी है, जो नहर हैं उसमें कितना पानी है। तो मानसून के समय में ये बहुत काम आता है, क्योंकि बंधों में अगर हमें तुरंत पता चल जाए कितना पानी मौजूद है तो उसके हिसाब से हम बंधे को समय समय पे खोल सकते हैं। अगर हमें पता है कि अगले 2 दिन में भारी बारिश होने वाली है तो जल के स्तर को थोड़ा कम करने के लिए बंधे में हम गेट को ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। वरना क्या होता है कि अगर हमें सटीक और तुरंत वास्तविक समय में जानकारी ना हो तो हो सकता है कि हमारे आकलन से ज़्यादा पानी बंधे में मौजूद हो, और जब बारिश ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, जो कि आजकल हो भी जा रही है, तो फिर वही अचानक से गेट ओपन करना होता है और जो निचले एरिया हैं या जो बंधे से पानी निकलने के बाद बहुत सारे क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है अचानक से। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी अगर निकलता रहेगा तो बाढ़ की समस्या नहीं आएगी। तो ये एक अच्छा कदम है और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन चुका है, इसको ध्यान रखिएगा। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ लॉन्च की गई है, आपको ये बताना है। यानी भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की गई है? ये मेट्रो ट्रेन चलेगी, आपको ड्राइवर नहीं दिखेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बाकी जो भी टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से वो ट्रेन चलता हुआ आपको दिखेगा। तो ये बेंगलुरु में शुरू किया गया है और बेंगलुरु मेट्रो में आपको इस तरीके के ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन यानी कि चालक रहित मेट्रो ट्रेन आपको देखने को मिलेगा। तो चालक रहित जो ये ट्रेन के डिब्बे हैं, इनका पहला सेट 18.8 किलोमीटर, जो उनकी येलो लाइन है बेंगलुरु में, वो पीली लाइन के लिए संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली का हिस्सा है। इसको आप ध्यान रख सकते हैं। इस सिस्टम का नाम क्या है? कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, यानी संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण ये प्रणाली है, इसको ध्यान रखिएगा। और लगभग 19 किलोमीटर के आसपास का वो येलो लाइन था जिसपे इस मेट्रो को चलाया गया। बाकी इतना आपको ध्यान नहीं देना है कि कहाँ से कहाँ चलाया गया, बस ये याद रखना है कि कम्युनिकेशन आधारित ट्रेन कंट्रोल सिस्टम है ये। तो मतलब एक तरीके से कहीं सेंट्रल बोर्ड होगा, उस बोर्ड पे कोई चला रहे होंगे इस मेट्रो ट्रेन को और ये मेट्रो ट्रेन वहाँ से संचालित हो रही होगी। कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगी, जिसे हम मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भी बोल रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि किस साल में ये चलना शुरू हो जाएगा। जैसा कि हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने अनाउंस किया था मार्च के या फरवरी के महीने के आसपास में। तो यही बताना है आपको कि पहला बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के रूट पे कब से शुरू हो जाएगा। यानी भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का परिचालन किस वर्ष शुरू होने की उम्मीद है? 2026, 27, 28 या 29। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 2026 में इसकी शुरुआत होने की पूरी उम्मीद है, जैसा कि आप देख रहे हैं।
इसमें एक बात है, इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों को क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए भी बोला जाता है। देखिए, भारत का पहला जो बुलेट ट्रेन है वो 2026 में शुरू हो सकता है। और वो कहाँ से कहाँ शुरू हो सकता है? एक ट्रायल होगा पहले। पहले हम लोग ट्रायल रन करेंगे। ट्रायल का मतलब पहले हम चेक करने के लिए देखेंगे, डायरेक्ट पब्लिक को नहीं बैठाएंगे। तो ट्रायल रन कहाँ से कहाँ शुरू होगा? सूरत से लेके और बिलीमोरा है गुजरात में, वहाँ तक चलेगा। उसके बाद ये लगभग जो पूरा का पूरा हाई स्पीड कॉरिडोर है, हाई स्पीड कॉरिडोर हम लोग जो बोल रहे हैं, यानी कि ये जो बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर होगा अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, ये लगभग 508 किलोमीटर के आसपास है। ये एक ध्यान रखिएगा फिगर। 1000 किलोमीटर दे दे, 1500 किलोमीटर दे दे, 2000 किलोमीटर दे दे तो आप गलत मतलब मान लीजिएगा उसको। तो 500 किलोमीटर की आप लगभग ऐसे याद कर सकते हैं कि 500 किलोमीटर के आसपास का ये रूट है। और ये पूरा का पूरा जो 500 किलोमीटर का रूट है, इस पे बुलेट ट्रेन 2028 के दूसरी छमाही में शुरू होगा, मतलब 6 महीने के बाद, जुलाई अगस्त के बाद। तो जुलाई अगस्त 2028 का जो समय होगा उसमें आपको ये न्यूज़ मिल रहा होगा कि ये पूरे 508 किलोमीटर की हाई स्पीड की जो कॉरिडोर है, ये बुलेट ट्रेन का जो टोटल रूट है, उसमें पूरी तरीके से अब बुलेट ट्रेन चल रही होगी मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। 2028 में आपको न्यूज़ देखने को मिलेगा। भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ शुरू किया था, किस शहर में शुरू किया था? 5 मार्च को, ये आपको बताना है। यानी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा का अनावरण 5 मार्च को किस शहर में पीएम मोदी ने किया? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या कोच्चि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोलकाता। और आप ये देख सकते हैं कि ऊपर से ये शीशे के साथ में पानी है ये, ठीक है, और उसकी पानी के अंदर में इसकी व्यवस्था की गई है और ये आपको मेट्रो चलते हुए नज़र आ रहा है। तो यही यहाँ पर ये बात की गई है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। भारत का पहला ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया है? यानी भारत का पहला शहर विशिष्ट शून्य कार्बन भवन कार्य योजना किस शहर द्वारा शुरू की गई है? मतलब यहाँ पर ये किया जा रहा है कि शहरों, जो शहर है, ये जो शहर है जिसने ये शुरुआत की है, तो शहर आधारित सिर्फ हम शहर पे अपने फोकस करते हुए और ऐसी बिल्डिंग्स तैयार करेंगे कि कार्बन का उत्सर्जन उसमें से ना के बराबर हो रहा हो। यानी कि कार्बन का उत्सर्जन हो भी रहा हो तो हम बैलेंस बनाने के लिए इस तरीके से पर्यावरण में और चीज़ें छोड़ेंगे या फिर हम उस छोड़े हुए कार्बन का इस्तेमाल कर लेंगे कि वो बिल्डिंग से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा होगा। तो ऐसा किस शहर ने शुरुआत किया इस तरह के एक्शन प्लान का? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, नागपुर ने शुरुआत किया है। तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला जो ये सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान है, इसे नागपुर ने लॉन्च किया है। इसका लक्ष्य ये है कि 2050 तक जितने भी शहरों में बिल्डिंग्स हैं उनको नेट जीरो कार्बन बना दिया जाए, मतलब शुद्ध शून्य कार्बन बना दिया जाए 2050 तक शहर की सारी इमारतों को। और यह योजना 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन, यानी कि जीरो नेट जीरो इमिशंस जो इंडिया ने टारगेट रखा है 2070 तक, उसे प्राप्त करने के लिए भारत के लक्ष्य में योगदान देने का एक प्रयास है नागपुर के द्वारा। और ठीक इसी तरीके का जो मॉडल है वो बाकी शहर भी अपनाते हैं, तो भारत और जल्दी से, हो सकता है 2070 के पहले ही नेट जीरो इमिशंस या फिर शुद्ध शून्य उत्सर्जन की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। नेट जीरो इमिशन या शुद्ध शून्य उत्सर्जन का मतलब ये है कि ये बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड भले ही आप उसको उत्सर्जन कर रहे होंगे पर्यावरण में, लेकिन आपने और ऐसी सी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, जैसे आपने पेड़ बढ़ा दिए या फिर आपने उन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को इस्तेमाल करने का तरीका अपना लिया, जिससे कि भारत की तरफ से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ रही होगी। कुल मिला के बात यही है। और ऐसा हम कब करेंगे? 2070 तक। 6 मार्च 2024 को कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को एक स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया है? यानी 6 मार्च 2024 को कौन सा राज्य मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बना दिया है? तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है केरला। तो केरला ने मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को, जो मानव और पशु संघर्ष है, जो लड़ाई होती रहती है, जानवर के सामने इंसान आ जाता है, दोनों के बीच में टकराहट में बहुत सारी जानें चली जाती हैं, कभी कभी जानवरों की जाती है, बहुत सारे समय में इंसानों की भी जान चली जाती है। तो ऐसे कीमती जानों को जाने से रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। अब इस कदम से फ़र्क क्या पड़ेगा ये हमें पता होना चाहिए। देखिए,
मानव और पशु के बीच में जो संघर्ष है, जिसे हम मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, इसका प्रबंधन करने का काम तो वन विभाग का है, क्योंकि जानवर इसमें इन्वॉल्व हैं, जानवर जुड़े हुए हैं। तो जहाँ भी जानवर जुड़े हुए हैं वहाँ पर पशु विभाग का रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन एक बार अगर आपने इसे स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित कर दिया, यानी कि राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया, तो फिर जो आपके राज्य का आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अब इनकी भी जिम्मेदारी हो जाएगी अब से कि वो अब इस समस्या को डील करेंगे। तो एक तरीके से व्यापक फोकस करने के लिए और बेहतर प्लानिंग करने के लिए और ज़्यादा प्रशासनिक मदद करने के लिए ये कदम केरला ने उठाया और काफ़ी अच्छा कदम है ये। किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट किया है स्टैचू ऑफ वेल्लोर का इन द ऑनर ऑफ अहोम जनरल बीर लच्छित बोरफुकान? तो पीएम मोदी ने किस राज्य में अहोम जनरल बीर लच्छित बोरफुकान के सम्मान में स्टैचू ऑफ वेल्लोर, वेल्लोर का मतलब होता है साहस, तो ये जो एक साहस का स्टैचू है, स्टैचू ऑफ वेल्लोर है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? आसाम में, क्योंकि जो अहोम किंगडम है वो आसाम में थी और उसके एक बहुत ही बेहतरीन जनरल थे जिनका नाम था लच्छित बोरफुकान। और लच्छित बोरफुकान की इनकी जो ये मूर्ति है, स्टैचू है, ये प्रतिमा 125 फीट ऊंची है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये बनाया किस लिए गया है, क्योंकि सराय घाट की एक लड़ाई हुई थी, सराय घाट का जो संघर्ष था, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा समय निकाल के। तो 1671 में जब मुगलों की सेना कोशिश कर रही थी आसाम में अपना आधिपत्य जमाने के लिए, तब इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने स्ट्रेटजी, अपने तरीके, अपने शौर्य से मुगलों की सेना को रोका था आसाम के अहोम राज्य पे अपना अधिकार स्थापित करने से। और बहुत बेहतरीन तरीके की लड़ाई थी, बैटल ऑफ सराय घाट के नाम से हम इसे जानते हैं, सराय घाट की लड़ाई के नाम से जानते हैं। 1671 में ये लड़ी गई थी। इसके बारे में आप लोग एक बार यूट्यूब पे सर्च करिएगा तो काफ़ी लोगों ने अच्छे अच्छे वीडियोस भी बनाए हुए हैं, तो आपको वहाँ से और ज़्यादा जानकारी मिल जाएगा। एक नया नेवल बेस इंडियन नेवी ने स्थापित किया है मिनिकॉय द्वीप पर लक्षद्वीप के। आपको बताना है इसका नाम क्या है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर भारतीय नौसेना द्वारा स्थापित नए बेस, यानी कि नौसेना का नया जो अड्डा है स्थापित किया जा रहा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है INS जटायु। ये जो आपको दिख रहा है यही INS जटायु। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ा कोई शिप जैसा है, बट ऐसा नहीं है। ये क्या होगा कि इसमें घर वगैरह भी है, रहने के लिए सब कुछ है, एक बेस है जिसमें नेवी की फैमिली रह सकती है, वो लोग रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एयर स्ट्रिप है। एयर स्ट्रिप का मतलब है कि प्लेन उड़ सकता है, आ सकता है, क्योंकि नेवी की भी अपनी एक एयर फोर्स होती है। तो यही सब चीज़ें हैं। ठीक है। अब यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि INS जटायु जब ये स्थापित किया जा रहा था मिनिकॉय द्वीप पे लक्षद्वीप के, तो ये कुछ दिनों के बाद किया गया जब भारत ने मॉरिशस के अगालेगा में, अगालेगा एक द्वीप है, मॉरिशस कई सारे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, तो ये अगालेगा ही है। ये अगालेगा जो द्वीप है वहाँ पर हम अपना एक नेवी का बेस बना रहे हैं। ठीक है। नौसेना का अड्डा बना रहे हैं मॉरिशस में। तो आपको ध्यान देना है, हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि अगालेगा द्वीप जहाँ पर भारतीय नौसेना अपना एक अड्डा बना रही है नौसेना का, यानी अपना एक बेस बना रही है, तो वो कौन से देश में पड़ता है? मालदीव्स, मॉरिशस, हो सकता है 2-3 देश, सेशेल्स, ऐसे करके आपको नाम और दे दिया जाए। तो याद रखिएगा ये है मॉरिशस का द्वीप अगालेगा। दूसरी चीज़, अगर आपसे इसी सवाल से एक स्टेटमेंट ये बना के पूछ दिया जाए कि क्या ये जो INS जटायु अभी आप लोगों ने ऊपर देखा, ये लक्षद्वीप में भारत का, भारतीय नौसेना का पहला इस तरह का कोई नेवल बेस है? तो ऐसा नहीं है, ये दूसरा है। पहला जो था वो INS द्वीप रक्षक था, जो कावारती में स्थापित किया गया था, और कावारती जो है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। मिनिकॉय सबसे दक्षिणी हिस्से में पड़ता है। और आप ये बताइए कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बाकी जो द्वीप है उनके बीच में कौन सा डिग्री चैनल उसको अलग करता है अक्षांश का? ठीक है। 8 डिग्री लैटिट्यूड, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 7 डिग्री, कौन सा अलग करता है? ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज हुआ जिसका नाम था सी डिफेंडर्स। भारतीय तट रक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड और दूसरा कौन सा ऐसा देश के कोस्ट गार्ड के बीच में ये घटित हुआ? यानी व्यापक समुद्री सुरक्षा अभ्यास सी डिफेंडर्स, यानी सी डिफेंडर्स मतलब कि समुद्र के डिफेंड करना है, उसकी रक्षा करनी है, तो सी डिफेंडर्स के नाम से ये भारतीय तट रक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड और किस अन्य देश के तट रक्षक बल के बीच ये आयोजित हुआ था? सी डिफेंडर्स, तो ये हुआ था इंडिया और USA यानी कि अमेरिका के बीच में। इसको ध्यान रखना है। और चूंकि ये भारत में हुआ था
पोर्ट ब्लेयर में तो याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर था कि विशाखापट्टनम था कि लक्षद्वीप था कि मुंबई था, कहाँ था, तो ये पोर्ट ब्लेयर में किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए इसे हाईलाइट कर दिया गया है। हाल ही में याओंडे डिक्लेरेशन, इस तरह से याओंडे डिक्लेरेशन आपको सुनने में आया है नाम, जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो आपको ये बताना है कि कौन से कॉन्टिनेंट से ये शब्द आपको जुड़ा हुआ नजर आया है। यानी हाल ही में समाचारों में देखा गया याओंडे घोषणा किस महाद्वीप से संबंधित है, यूरोप, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अफ्रीका। तो हुआ क्या है, देखिए याओंडे डिक्लेरेशन या याओंडे घोषणा पत्र जो है वो हुआ क्या है कि 11 अफ्रीकी देश के जो हेल्थ मिनिस्टर्स थे वो एक साथ आए और उन्होंने ये प्लेज किया, उन्होंने ये संकल्प लिया कि मलेरिया को हमें ख़त्म करना है। मलेरिया से होने वाली जो मौतें हैं, जो मलेरिया से दुर्लभ जाने जा रही हैं, हमें उसे रोकना है, हमें उसे बंद करना है। तो ऐसा करने के लिए 11 अफ्रीकी देशों के हेल्थ मिनिस्टर साथ आए। तो आपको बस इतना ही जानना है कि याओंडे डिक्लेरेशन या याओंडे घोषणा किससे संबंधित है, बस बहुत ज़्यादा डिटेल देखने की जरूरत नहीं, बस 11 ये याद रखिएगा कि 11 अफ्रीकी देशों के हेल्थ मिनिस्टर्स एक साथ आए थे और किस लिए आए थे, ताकि वो मलेरिया से होने वाली मौतों को रोक सकें। बस इतना याद रख लीजिए, ध्यान रख लीजिए, बहुत है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मॉस्क कहाँ पे इसका अनावरण किया गया, ठीक है, आपको ये देश बताना है। ये जो पहला 3D प्रिंटेड मॉस्क है इसका अनावरण किया गया अब्दुल अजीज़ अब्दुल्ला शरबते मस्जिद में, जो कि जेदा में है, ठीक है, जेदा में है। आपको बताना है कौन से खाड़ी देश में ये है। तो दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस खाड़ी देश के जेदा में अब्दुल अजीज़ अब्दुल्ला शरबती मस्जिद में किया गया था। और ये इमेज में भी आप देख सकते हैं, खूबसूरत सा ये मस्जिद बनाया गया था, 3D प्रिंटेड था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सऊदी अरेबिया, जेदा वहीं पर है। किस देश के एक एक्सप्लोरर हैं क्रिस ब्राउन, वो पहले इंसान बन चुके हैं इस धरती के अभी तक में जो दुनिया के सबसे रिमोट पॉइंट यानी दुनिया के सबसे दूर दराज इलाके में गए, जिसे हम बोलते हैं पॉइंट नेमो। पॉइंट नेमो को हम समझेंगे, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। किस देश के खोजकर्ता क्रिस ब्राउन पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नेमो तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए। तो ये इतिहास के पहले व्यक्ति हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा इमेज के साथ में। तो ये इंग्लैंड के हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन पेपर में आपको ब्रिटेन भी लिखा हुआ मिले, तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन किन 3 देशों से मिलकर ऐसे बना हुआ है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, ये 3 देश मिलके बने हैं। और बगल में एक देश है आयरलैंड। आयरलैंड का अगर आप उत्तरी हिस्सा देखेंगे, नॉर्दर्न आयरलैंड, तो इन सबको मिला के आप बोलेंगे यूके, यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि ये बाकी का आयरलैंड जो है वो अपना अलग तरीके से रहता है, स्वायत्त, ठीक है। तो ये ब्रिटिश एक्सप्लोरर, ब्रिटिश खोजकर्ता क्रिस ब्राउन इतिहास में पॉइंट नेमो नामक स्थान पर अभियान का नेतृत्व करने वाले पहले व्यक्ति बन गए, जो समुद्र में जमीन में सबसे दूर स्थान स्थित है। पॉइंट नेमो जमीन से इतना दूर है, लैंड से इतना दूर है, किसी भी देश से इतना दूर है कि सबसे करीबी इंसान अक्सर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो स्टेशन है, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो सबसे नज़दीक होते हैं, क्योंकि वो कितना दूर होंगे, वो होंगे 100-200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, और यहाँ पर कोई भी देश कई 100 किलोमीटर दूर है। कैसे, अब आप मैप में देखिए सबसे पास में आपको कौन कौन सा दिख रहा है, लगभग 1634 मील जब आप दूर जाएंगे तब आपको दिखेगा अंटार्कटिका, यही है पॉइंट नेमो। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि साउथ पैसिफिक ओशियन में। यहाँ से सबसे पास में भी अगर आप जाएंगे वेलिंगटन, न्यूजीलैंड, तो भी 3000 के आसपास मील दूर है। उसके बाद किसी भी द्वीप की तरफ जाएंगे तो आप देख रहे हैं 1700 लगभग 1600 मील दूर जाना पड़ेगा। 2500 मील के ऊपर चढ़ेंगे तब तो आप चिली में पहुँचेंगे, चिली देश के पास। तो जाहिर सी बात है कि इससे तो बहुत नज़दीक अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जो लोग मौजूद हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, वही पॉइंट नेमो के सबसे पास में है। तो इसको ध्यान रखिएगा। कौन सा देश पहला देश बन चुका है पहला साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बन चुका है जिसने रिकॉग्नाइज किया है सेम सेक्स मैरिज को, यानी कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया, आपको ये बताना है। म्यांमार, वियतनाम, कंबोडिया या थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। थाईलैंड जो है वो पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। और एशिया में सबसे पहला ऐसा कौन सा देश था जिसने समलैंगिक विवाह या सेम सेक्स मैरिज को मान्यता दिया था, तो वो ताइवान था। 2019 में इसने मान्यता दे दिया था।
और आखिरी सवाल ये है कि कौन सा ऐसा पहला देश बन चुका है पूरी दुनिया का जिसने राइट टू एबॉर्शन को अपने संविधान में शामिल कर लिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ से ये सवाल तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा ही। कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला विश्व का पहला देश बन चुका है? तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस। यानी फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जिसने गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल किया है। अब सॉल्यूशन ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन में ये लिखा हुआ है कि फ्रांस ने अपने संविधान के अनुच्छेद 34 में संशोधन करके ये फ्रीडम आपको दी है, वहाँ पे महिलाओं को दी है कि वो एबॉर्शन करा सकती हैं। अब उनका ये एक तरीके से संवैधानिक अधिकार है। तो यह निर्णय महिलाओं को कानूनी ढांचे के भीतर गर्भपात का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता की गारंटी देने के लिए फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 34 में संशोधन किया गया है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे महिलाओं को अधिकार मिल गया कि वो एबॉर्शन करा सकती हैं, उनका संवैधानिक अधिकार है। तो मार्च का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अपना कंप्लीट होता है। फिर हम लोग मिलेंगे फरवरी और जनवरी, जल्दी से उसे कंप्लीट करते हैं। नवंबर तक हमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखना है। तो ठीक है, आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। डेली टारगेट्स जो भी मिल रहे हैं उसे आप लोग कंप्लीट करते चलिए। अगले 10-15 दिनों में आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। जो भी टारगेट मिल रहा है उस कोशिश करिए कि उसी दिन कंप्लीट कर लें आप लोग। नेक्स्ट टारगेट आप लोगों को अगले दिन का जो टारगेट होता है वो एक दिन पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाता है शाम तक, ताकि आराम से आप लोग नेक्स्ट डे का प्लानिंग कर सकें एक दिन पहले ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए।